चलिए, तो लास्ट लेक्चर में हमने एयर मासेस को कवर किया। एयर मासेस का जैसे मैंने आपको बताया कि एक स्ट्रक्चर होता है और वो हम क्वेश्चन के मुताबिक अपने स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करेंगे। तो जनरली मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 20 नंबर का मैक्सिमम क्वेश्चन होगा, तो उसके सारे ही स्वरूप उस पर्टिकुलर टॉपिक के जितने भी एस्पेक्ट हैं वो कवर करके चलेंगे। तो उसी रूपरेखा में करवा रहे हैं। जब हम लोग आंसर राइटिंग करेंगे तो देखिए 20 नंबर का सवाल आता है या तो 5 नंबर का सवाल आता है। तो आंसर राइटिंग में हम ये देख लेंगे कि यदि 5 नंबर में पूछा गया है तो इनमें से कौन कौन से फ्रिंज एरियाज हैं जिसको छोड़ा जा सकता था, ताकि बाकी एरियाज को तो एटलीस्ट लिखें तो अच्छे मार्क्स मिल पाए। ऑलराइट, तो उसी तहत नेक्स्ट टॉपिक हम पिक कर रहे हैं। एयर मास के साथ कनेक्टिंग टॉपिक है फ्रंट्स। टॉपिक सारे कनेक्टेड हैं। एयर मास समझ आएगा तो फ्रंट समझ आएगा, फ्रंट समझ आएगा तो साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन पर्टिकुलरली समझ आएगा। और एयर मास कब समझ आएगा? जब प्लैनेटरी विंड सिस्टम समझ आएगा। प्लैनेटरी विंड कब समझ आएगा? जब प्रेशर सिस्टम समझ आएगा। प्रेशर सिस्टम कब समझ आएगा? जब इंसोलेशन एंड हीट बजट आएगा। तो ऑल दी टॉपिक्स आर वेरी वेल कनेक्टेड। तो ज्योग्राफी की ब्यूटी क्या है कि अगर आपको एक टॉपिक पे ग्रिप हो गई तो आपके कॉन्सिक्वेंट सारे टॉपिक अच्छे होते जाएंगे। नुकसान क्या है? अगर पहला बेस हिल गया तो आपके सारे फंडामेंटल गोल हो जाएंगे, ठीक है, तो कुछ समझ नहीं आएगा। तो इस चीज पे ध्यान रखें कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन ज्योग्राफी। मार्क्स लेने के तरीके और होते हैं, है ना। मार्क्स लेने का जैसे मैंने तरीका बताया, ज्योग्राफर कोड करो, डायग्राम करो, टर्मिनोलॉजी लिखो, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के बिना तो ये सब भी चीजें बेकार हो जाएंगी। ऑलराइट, चलो जी क्विकली स्टार्ट करते हैं कि फ्रंट्स क्या होते हैं। देखिए अगेन कि इसका रूपरेखा क्या होगी, परिभाषा क्या है फ्रंट की, फ्रंट के कैरेक्टर्स क्या होते हैं, ऑलराइट, रीजन्स क्या है, कहां पे बनते हैं। जैसे एयर मासेस के लिए हमने पढ़ा कि दुनिया में एयर मासेस कहां कहां पड़ेंगे। अब हम कह रहे हैं कि फ्रंट्स कहां बनेंगे। और उसके बाद फ्रंट का फॉर्मेशन कैसा होगा, टेक्निकलिटीज। जैसे एयर मास की टेक्निकलिटीज है, उससे ज्यादा पेचीदा है कि फ्रंट की कुछ टेक्निकलिटीज है। क्लासिफाई कैसे करते हैं, जीएस में हमने थोड़ा सा पढ़ा, कोल्ड फ्रंट है जी, वार्म फ्रंट है, यहां पर भी वही चीज पढ़ेंगे। फिर सिग्निफिकेंस क्या है, फ्रंट क्या देता है, क्लाइमेट में क्या इन्फ्लुएंसेस है, जैसे हमने एयर मासेस के किए। तो ऑलमोस्ट फ्रंट एंड टेम्परेट साइक्लोन के जो सिग्निफिकेंस है वो सेम ही होने वाले हैं। ऑलराइट, क्योंकि फ्रंट्स विल मैच्योर इनटू टेम्परेट साइक्लोन। ओके, तो सबसे पहले परिभाषा फ्रंट की। तो फ्रंट की परिभाषा के लिए मैंने आपको बताया हमेशा कोड ज्योग्राफर। एयर मासेस, फ्रंट एंड टेम्परेट साइक्लोन में जिन लोगों का कंट्रीब्यूशन है वो यही बाप बेटे हैं जो नॉर्वेजियन है, विलहेम एंड जैकब बर्कनेस एंड जर्कनेस। और इनके साथ सोलबर्ग ने मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन किया क्योंकि ही वाज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ जैकब। और इन्होंने साथ ही लेबोरेटरी में मेजोरिटी टाइम, अपना लाइफ टाइम भी मेजोरिटी इन्होंने साथ स्पेंड किया, और जो प्रोफेशनल लाइफ है वहां पर भी इन्होंने बहुत ज्यादा साथ में काम करते हुए कंट्रीब्यूशन दिया है। ठीक है, तो ये नॉर्वेजियन, दोनों ही नॉर्वेजियन लेबोरेटरी में इन्होंने काम किया है। तो डेफिनेशन फ्रंट की इन लोगों ने पॉप करी है। फ्रंट है क्या एग्जैक्टली तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर इसकी परिभाषा पे आ जाएंगे। तो आपको पता है कि धरती पे एयर मासेस का जो फ्लो है, एक ये जोन है जिसको बोला जाता है सब पोलर लो प्रेशर जोन। तो ये जो सब पोलर लो प्रेशर जोन है ये कोई एक निश्चित लाइन नहीं है, ये एक जोन है। इस जोन को ब्रॉडली बोला जा सकता है ये टेम्परेट जोन है। ज्योग्राफी में कई बार वर्ड टेम्परेट यूज किया जाएगा, कई बार वर्ड मिडल लैटिट्यूड यूज किया जाएगा, तो वाइस वर्सा वर्सा है। तो हम ज्योग्राफिकल वोकेबलरी भी सीखनी पड़ेगी। इसलिए इन फ्यूचर अगर आप देखोगे जो टेम्परेट साइक्लोन है उनको कई जगह लिखा गया होगा एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, मिडल लैटिट्यूड साइक्लोन्स। वो इसलिए बोला जाता है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल, ट्रॉपिक्स के बाहर है, मिडल लैटिट्यूड बीच के लैटिट्यूड्स में है, मींस टेम्परेट लैटिट्यूड में। तो जो फ्रंट है, फ्रंट एक वर्ल्ड वार वन के बाद इन्होंने ये थ्योरी दी थी 1918 में, तब वर्ल्ड वार वन खत्म हुआ था। फ्रंट वो लाइन होती है जहां पे दो आर्मी आके टकराती हैं। तो जहां पे दो आर्मी टकराती है उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को बोला जाता है फ्रंट। वहां से ही परिभाषा पिक हुई कि इस लाइन के दोनों तरफ विपरीत आइडियोलॉजी की आर्मीज खड़ी हैं। ऐसे ही फ्रंट को उन्होंने बोला कि साउथ से यहां पे एक विंड आती है जिसका नाम है वेस्टलीज। और ये वेस्टलीज की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये एक एयर मास है जो कि ड्राई है या मॉइस्ट भी हो सकता है, लेकिन जो मेन कैरेक्टर है वो है ट्रॉपिकल, मींस वार्म है। तो एक वार्म एयर मास आ रहा है। ये वार्म एयर मास ऊपर से आने वाले पोलर ईस्टर्लीज के साथ टकरा जाता है। पोलर ईस्टर्लीज क्योंकि ये ठंडी जगहों से आता है, तो मैंने जनरली बताया ठंडी जगहों के एयर मास ड्राई होते हैं क्योंकि ठंडी एयर की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, क्षमता बहुत कम होती है। तो ये एयर मास ड्राई है लेकिन ठंडा है, कोल्ड इलाकों से आ रहा है। तो ऐसी दो विपरीत कैरेक्टरिस्टिक के एयर मास जब टकराते हैं
तो उस जोन को बोला जाता है फ्रंट। तो फ्रंट इज अ जोन, एक लाइन नहीं है, लाइन इसलिए नहीं है, आप फिर से इसको थ्री डायमेंशनली समझिए। ये एक रूम है, इस रूम में एक एयर मास है जो गर्म है, क्योंकि बंद कमरा है, मैं भी यहाँ पर हूँ, टेम्परेचर भी ज़्यादा है। अब ये एयर मास, जैसे आपके साथ जिस कमरे में आप बैठे हैं वहाँ पे एक दीवार है, आप समझिए ये एक एयर है और दूसरे कमरे में एक दूसरी एयर है। वो एयर बिल्कुल विपरीत प्रॉपर्टी की है, वो एयर कोल्ड है, वो एयर ड्राई है। आप जिस कमरे में बैठे हैं वो एयर वार्म है, और मान लीजिए उस एयर में एक और अलग प्रॉपर्टी है, वो मॉइस्ट है। अब ये दो विपरीत प्रॉपर्टी की एयर जब टकरा जाएंगी, इनके टकराव से जो एक ये जो दीवार आपको सामने दिख रही है, इस दीवार पे टकरा रही जो थ्री डायमेंशनल है, क्योंकि इसकी नीचे भी एक लाइन है, इसकी ऐसे भी एक ब्रेड्थ है और इस तरह से भी ये एक दीवार है। इस लाइन पे जो टकराव होगा उस पूरे जोन को बोला जाएगा फ्रंटल जोन या फ्रंट। तो फ्रंट को हम इस प्रकार से परिभाषित करते हैं, इट इज अ जोन ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। डिसकॉन्टिन्यूटी शब्द को समझिए कि इस पूरे एयर मास में एक कॉन्टिन्यूटी है इसके टेम्परेचर में, एक होमोजेनिटी है इसके ह्यूमिडिटी में। उस एयर मास में जो दीवार के विपरीत में है, दूसरी तरफ है, उसके अंदर एक डिफरेंट टेम्परेचर, डिफरेंट ह्यूमिडिटी का एयर मास है, तो कॉन्टिन्यूअस है। जब ये दो कॉन्टिन्यूअस एयर मास एक दीवार पे टकराते हैं तो अब डिसकॉन्टिन्यूटी हो गई, यहां से वहां जाओगे तो चेंज हो जाएंगी चीजें। जैसे अर्थ के अंदर, जब हमने जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ा, हमने अर्थ के अंदर पढ़ा कि जोन ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी है। कोर खत्म होगा तो मेंटल शुरू होगा, मेंटल खत्म होगा तो क्रस्ट शुरू होगा, तो डिसकॉन्टिन्यूट होगी एक लेयर, है ना। तो इस तरह से इनको फ्रंट को बोला जाता है, दीज आर द जोन ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। तो इस तरह से परिभाषित करेंगे। इस जोन ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी के दोनों तरफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के एयर मासेस आपस में कन्वर्ज कर रहे हैं, तो कन्वर्जेंस इज इंपॉर्टेंट। तो फ्रंट के लिए दो चीजें चाहिए, दो एयर मासेस विपरीत प्रॉपर्टी के, दूसरा चाहिए कन्वर्जेंस होनी आवश्यक है। डाइवर्जेंस होगी तो फ्रंट कहां से बनेगा? दो आर्मी विपरीत दिशाओं में भागेगी तो देयर विल नॉट बी अ फ्रंट। फ्रंट मींस इफ दे आर कोलाइडिंग अगेंस्ट ईच अदर, तो दिस कोलिजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फ्रंट। एक बार फ्रंट बनना जरूरी। फ्रंट कई प्रकार का हो सकता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रंट। अब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स से पहले यह जानना चाहिए, फ्रंट ब्रॉडली दो प्रकार का बन रहा है। स्टेजेस ऑफ फ्रंट फॉर्मेशन डिफरेंट है। जब मैं टेम्परेट साइक्लोन बताऊंगा तो स्टेजेस हैं वो फॉर्मेशन के, लेकिन टाइप ऑफ फ्रंट समझिए कि चार तरह के फ्रंट बन सकते हैं। एक बन सकता है कोल्ड फ्रंट, एक बन सकता है वार्म फ्रंट, एक बन सकता है स्टेशनरी फ्रंट, एक फ्रंट बन सकता है जो कि आपने पढ़ा भी है, ऑक्लूडेड मींस खत्म हो जाना, फ्रंटोलाइसिस खत्म हो जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना फ्रंट का, फ्रंटोलाइसिस। स्टेशनरी फ्रंट को समझिए, बाकी फ्रंट को मैं धीरे धीरे समझाता रहूंगा। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पेचीदा है, पेशेंस रखना पड़ेगा, हो सकता है वीडियो दो बार भी देखनी पड़े। एनिमेटेड वीडियो जो मैंने आपके टेलीग्राम पे शेयर करी है, आप अपने यूट्यूब के ऊपर आप ऐसे डाल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ टेम्परेट साइक्लोन, फॉर्मेशन ऑफ फ्रंट, वहां पे एनिमेटेड वीडियोस को देखिए। किसी इंस्टीट्यूट की किसी लेक्चर की मत देखिए, क्योंकि वो दोबारा बोर्ड के ऊपर समझा रहे होंगे, आपको समझना नहीं है, आपको विजुअलाइज करना है, विजुअलाइजेशन की हेल्प लीजिए। ऑलराइट, तो आप देखिए स्टेशनरी फ्रंट, दो एयर मासेस, ठीक है, प्रॉपर्टीज देखिए एयर मासेस की। दो एयर मासेस, एक एयर मास वार्म है, एक मॉइस्ट है, दूसरा एयर मास कोल्ड है और ड्राई है। ये दो डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी के एयर मासेस, जैसे मेरे हाथ हैं ऐसे आके जुड़ गए, स्टेशनरी हो गए, एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि आपके फ्रंट फॉर्मेशन मिडल लैटिट्यूड पे होते हैं, जहां पे दो एयर मासेस कन्वर्ज होते हैं, मींस लो प्रेशर सिस्टम इन दोनों एयर मासेस को अपनी तरफ खींच रहा है। ये सेंटर पे एक लो प्रेशर सिस्टम है, इसने यहां से भी एक ठंडी हवा को खींचा, यहां से गर्म हवा को खींचा और उनको लड़वा दिया। तो जैसे ही उनको टकराया या लड़वा दिया, ये दोनों एयर एक दूसरे के सामने धक्का मार रही है एक दूसरे को। जब ये एक दूसरे को पुश कर रही है तो इस कमरे के अंदर जहां पे एक गर्म एयर मास है और उसमें मॉइस्चर भरा हुआ है, दूसरा एयर मास आ गया ठंडा, वो ड्राई है। तो जब गर्म एयर मास, जिसके अंदर इतना मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी गर्म एयर की ज्यादा है, उसने उस मॉइस्चर को संभाल के रखा था। अब एक ठंडा एयर मास आ गया, वो उसके कांटेक्ट में आके उसने एयर को कर दिया ठंडा। जैसे ही एयर, ठंडी एयर गर्म और मॉइस्ट एयर के साथ टच में आ गई, तो मॉइस्चर जो है वो धीरे धीरे सैचुरेट होना शुरू हो जाएगा, ड्यू पॉइंट रीच हो जाएगा, कंडेंसेशन हो जाएगी।
अगर इन शब्दावली के बारे में नहीं पता कि ड्यू पॉइंट क्या है, कंडेंसेशन क्या है, सैचुरेशन क्या है, थोड़ा सा पढ़ लो परसों वाले लेक्चर में। कल वाले लेक्चर में मैंने आपको ये करवा ही देना है। परसों में, कल हमने साइक्लोन पढ़ना है, परसों फिर हमने एटमॉस्फेयर की ह्यूमिडिटी वाले एस्पेक्ट को कवर करना है। तो मींस जब भी इसका आपको लाइव एग्जांपल मैंने जीएस में दिया था, यहां पे रिपीट कर देता हूं। आपने फ्रिज से एक पानी की बोतल निकाली, पानी की बोतल थी ठंडी, फ्रिज के अंदर रखी थी, उस ठंडी बोतल के आसपास पानी तो नहीं जमा था ना। जब आप बाहर ले आए उस पानी की बोतल को और यहां टेबल के ऊपर आपने ऐसे रख दिया, अब इस कमरे के अंदर मॉइस्चर ज्यादा था। जैसे ही पानी के साथ में ये मॉइस्ट और गर्म एयर कांटेक्ट में आती है, कोल्ड एयर के साथ, कोल्ड सरफेस के साथ कांटेक्ट में आती है, तो सारी जगह मॉइस्चर इकट्ठा हो जाता है। मींस आपकी बॉटल के बाहर ड्रॉपलेट्स बन जाती है। और अगर आपने बरसातों में जब मॉइस्चर का कंटेंट एयर में ज्यादा है तो ये ठंडा पानी की बॉटल रख दी तो इतना सारा पानी इकट्ठा हो जाता है। जैसा कि हम देखते हैं कि बरसातों में बॉटल थोड़ी सी बाहर रखी तो उसके बाहर इतना सारा पानी निकल जाता है। कहां से आया? एटमॉस्फेयर से आया। तो मींस कि आपका कंडेंसेशन रीच हो गया। तो ऐसे टाइम पे अगर दो फ्रंट एक दूसरे, अगर दो एयर मासेस एक दूसरे के आमने सामने एक दूसरे को धक्का मारेंगे और अपनी पोजीशन से हिल नहीं रहे, स्टेशनरी है, दोनों अपनी पोजीशन पे स्टेशनरी है, लगातार यहां से गर्म हवा आ रही है, यहां से कोल्ड एयर आ रही है, एक दूसरे को धकेल नहीं पा रही, एक ही जगह पे खड़ी है, तो जो जोन ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगा, जो फ्रंट होगा, वहां पे बादल बन जाएंगे और बारिश शुरू हो जाएगी। तो मींस रेनफॉल प्लस क्लाउड फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लाउड होगा तो रेनफॉल होगा। तो क्लाउड फॉर्मेशन एंड रेनफॉल विल बी द कॉन्सिक्वेंस on the boundary line between these two air masses, or we could say on the boundary line of stationary front. सिंपल केस, ठीक है जी। तो ये टाइप ऑफ फ्रंट है। तो जो मैंने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्रंट लिखा, ये हर फ्रंट के ये चार पहलू देखने। फ्रंट का टेम्परेचर क्या है, फ्रंट का एयर प्रेशर क्या है, फ्रंट में विंड सर्कुलेशन कैसा है, फ्रंट में क्लाउड एंड प्रेसिपिटेशन कैसे है, मींस मॉइस्चर कंटेंट कैसा है। ठीक है, एक और आपको चलो एक लाइव एग्जांपल देता हूं डे टू डे लाइफ से। हम लोग कार में जब ट्रेवल करते हैं, जैसे पहाड़ों में ठंड ज्यादा है तो हम कोशिश करते हैं ना शीशे ना खोले, तो हम शीशे बंद करके ट्रेवल करते हैं। शीशे बंद कर दिए हमने, थोड़ी देर बाद देखते हैं हम, अगर रात का टाइम है, दिन और रात में फर्क देखो, रात का टाइम है, थोड़ी देर में अंदर क्या होता है कि हमें ऐसा, हम हिंदी में क्या बोलते हैं, भाप जमने लग गई। तो हम देखते हैं कि अंदर जो है सारा पानी पानी सा इकट्ठा हो गया विंडो के ऊपर। आप उसे टच करो तो आपको दिखता है कि गीली है विंडो अंदर से। ये कहां से आया? आप समझो, आप लगातार रेस्पिरेशन कर रहे हैं, आपकी रेस्पिरेशन की वजह से आपके जो एक्सहेल है उसके अंदर मॉइस्चर होता है हमेशा। आप कभी भी स्पेक्स पे ट्राई कर सकते हैं। आजकल सर्दियों में हम लोग क्या करते हैं कि जब अपनी एयर ब्रीद आउट करते हैं तो स्पेक्स में एक लेयर जम जाती है पानी की। वो कहां से आया? हम जब एक्सहेल कर रहे हैं तो मॉइस्चर एक्सहेल कर रहे हैं। गाड़ी में आप 4 लोग बैठ जाओ तो आप लगातार मॉइस्चर एक्सहेल कर रहे हो, बाहर निकलने की जगह नहीं है। तो मॉइस्चर सारे सरफेस पे बैठा है, ऐसा नहीं विंडो पे, सारे सरफेस पे। लेकिन विंडो में बाहर से हवा लग रही है, विंडो सबसे ठंडी है। तो जैसे ही कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में आपका मॉइस्चर गया तो वो वहां पे कंडेंस होना शुरू हो गया, कंडेंसेशन हो रही है वो बेसिकली। तो आपकी खिड़कियों में कंडेंसेशन हो गई। दिन में क्यों नहीं हुई, रात को क्यों हुई? दिन के टाइम बाहर धूप है तो जो विंडो है वो उतनी ठंडी नहीं है, ऊपर से अंदर की जो एयर है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रात को घट जाती है, रात को हवा ठंडी हो जाती है। तो थोड़ा सा भी ठंडा सरफेस मिल गया, उसने वहीं पे वाटर को रिलीज कर दिया, अपने ह्यूमिडिटी को रिलीज कर दिया। लेकिन दिन में टेम्परेचर ज्यादा है तो मींस दिन में तापमान ज्यादा है, तो ज्यादा देर तक भी आप मॉइस्चर एक्सहेल करते रहोगे तो एयर उसको एब्जॉर्ब करके रखेगी। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर घटा, रात हुई, उसने जहां जहां पे कंडेंसेशन संभव थी खिड़कियों में, सारी जगह कंडेंसेशन कर दी। तो दिस इज द थिंग डे टू डे लाइफ से। तो ऐसा ही स्टेशनरी फ्रंट है कि जैसे ही वार्म एंड मॉइस्ट एयर कोल्ड एयर के कांटेक्ट में आई, सारा कंडेंसेशन वहीं पे हो गया। तो क्लाउड बन गए, क्लाउड बन गए तो बारिश, जाहिर सी बात है बारिश भी हो जाएगी। तो दिस इज द केस ऑफ वन ऑफ द फ्रंट। ठीक है, अब बाकी के फ्रंट देख लेते हैं कि जब हमने फ्रंट ही पढ़ना है तो टाइप्स ऑफ फ्रंट कौन कौन से। फ्रंट बनने का पढ़ने का मतलब है कि लेट सपोज, अब ये देखो थोड़ा सा पेचीदा है। स्टेशनरी फ्रंट लिया था जब मैं कोरियोलिस फोर्स को कंसीडर नहीं कर रहा था। अब मान लो आपको पता है कि एयर कभी सीधी तो ट्रेवल करती नहीं है, तो एयर हमेशा एक एंगल पे काम करती है। ये देखो एक एंगल, ये लाइन सीधी नहीं बनाई, टेढ़ी बनाई थी, जीएस में भी हमने ऐसे बनाया था। ये आ रही है बेसिकली
आप भी इस डायग्राम को बना सकते हैं अपने एक क्लीन शीट के ऊपर और इसी को पेस्ट कर देना बाद में। तो वार्म एंड मॉइस्ट एयर, कोल्ड एंड ड्राई एयर, ये दो डिफरेंट एयर मासेस आके एक जोन पे टकरा रहे हैं। जोन का नाम है फ्रंटल जोन, फ्रंट पे टकरा रहे हैं। इनके टकराव दो पोजीशन पे हो रहे हैं। तो नंबर 1 पोजीशन और नंबर 2 पोजीशन, दोनों में फर्क है। एक पोजीशन में वार्म एयर आके धक्का मार रही है, एक पोजीशन में आके कोल्ड एयर आके पुश कर रही है। तो दोनों में पुश करने वाली एयर डिफरेंट। देखो मेरे हाथ की मूवमेंट, ऐसे ही एयर मास चल रहा है। एक जगह वार्म, दिस इज वार्म एयर मास जो मेरा राइट हैंड है, तो वार्म एयर इधर से पुश करी, कोल्ड एयर इधर से पुश कर रही रियर एंड से। और ये दोनों साइमल्टेनियस है, अलग अलग नहीं है। ऐसे नहीं पहले इसने धक्का मारा फिर इसने मारा, ये साइमल्टेनियस मूवमेंट है। तो एक ही, अब ये सारा जो सिस्टम बना है, जो मैं पूरा हाथ दिखा रहा हूं, कल को जब हम पढ़ेंगे ये पूरा हाथ ही टेम्परेट साइक्लोन है मिला के। अब मैं आपको, अगर आपने पहले जीएस नहीं पढ़ा होता तो मैं ये टेम्परेट साइक्लोन वर्ड यूज नहीं करता, तो आपकी होलिस्टिक और ऑर्गेनिक लिंकिंग नहीं बनती। अब मैं ये वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं ताकि आपको समझ आए कि पूरा एक ही सिस्टम है। फ्रंट और टेम्परेट साइक्लोन आर नॉट सेपरेट। ठीक है, तो एक बार फ्रंट फॉर्मेशन हो गया तो दोनों साइमल्टेनियस कॉन्सेप्ट है। तो इस तरह से टेम्परेट साइक्लोन या दो अलग अलग फ्रंट बन गए, जो राइट हैंड के पुश से बना, जो वार्म एयर के एग्रेशन से बना। फ्रंट नंबर 1, इस फ्रंट नंबर 1 का नाम रखा है, आपको पता ही है, वार्म फ्रंट। वार्म फ्रंट का कैरेक्टर क्या है? वार्म एयर इज एग्रेसिव। कोल्ड फ्रंट, एग्रेसिव मींस पहला धक्का वार्म एयर ने मारा। कोल्ड फ्रंट दूसरा धक्का, जब सेकंड जो पॉइंट है, जो रियर एंड है, वहां पे कोल्ड एयर इज एग्रेसिव, तो पुश कोल्ड एयर कर रही है। तो इन दिस सेकंड पार्ट वी कुड फाइंड कि ये कोल्ड फ्रंट बने। तो ये दोनों फ्रंट साइमल्टेनियसली बने। इस तरह से ये शुरू हो गया प्रोसेस कि एक वहां से कोल्ड एयर है, यहां से वार्म एयर आई, और इस तरह से ये प्रोसेस शुरू हो गया। अब ये प्रोसेस बन गया। ये एरिया, ये जोन कहां पे था? वेस्टर्लीज के जोन में था। अब ये वेस्टर्लीज इनको पुश करना शुरू कर जाती है। इस टेम्परेट साइक्लोन इन दोनों फ्रंट्स को वेस्टर्लीज अपने साथ बहा के ले जाना शुरू करती है इन द डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट। तो वेस्टर्ली इनको वेस्ट टू ईस्ट पुश करना शुरू कर देती है। वेस्ट टू ईस्ट ये पूरा सिस्टम चल भी रहा है, दो एयर एक दूसरे के साथ टकरा रही है और मूव भी आगे आगे को करना शुरू हो गया। तो इस तरह से ये सारी चीजें कि आगे की तरफ मोशन भी शुरू हो चुका। तो इस तरह से फ्रंट फॉर्मेशन को आप लोग समझिए। अब लाइक दो फ्रंट स्टेशनरी समझा, एयर मासेस एंगल में नहीं टकरा है, आमने सामने टकरा, पुश कर रहे, स्टेशनरी फ्रंट। अब एक एंगल पे टकरा गए कोरिलेस फोर्स के कारण, दो फ्रंट बन गए, वार्म फ्रंट, कोल्ड फ्रंट। दोनों के कैरेक्टर अलग हैं जिनके बारे में डिटेल में। अब हो क्या रहा है? जब भी फ्रंट फॉर्मेशन है, दो एयर मासेस का चलना है। रीजन्स ऑफ फॉर्मेशन, कहां कहां पे फ्रंट बनेंगे? आपको पता है कि दुनिया में फ्रंट कहां बन सकते हैं? ये बनेंगे, जो मैंने पहले ही बता दिया, मिडल लैटिट्यूड या टेम्परेट जोन में, जहां पे दो एयर मासेस टकरा सकते हैं। दो एयर मासेस विद द डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी होना आवश्यक है, कन्वर्जेंस होना आवश्यक है। अब देखिए वार्म फ्रंट को समझिए। वार्म फ्रंट के केस में मैंने बताया, एक डायग्राम हम पहले भी बना चुके हैं, यहां मैं उस डायग्राम को रिपीट करूंगा। ये आप लिख सकते हैं। जब वार्म फ्रंट बनेगा तो दोनों में कोल्ड और वार्म एयर का टकराना है। वार्म फ्रंट के केस में, जैसे मैंने ये याद रखो, कोल्ड एयर हैवी है और ये भारी है, ये डेंस है। जब इसके साथ वार्म एयर आके टकराएगी तो वो कोल्ड एयर को कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, उसका पुश भी नहीं कर पाएगी। तो क्या करेगी? कोल्ड एयर के ऊपर, नीचे तो कोल्ड एयर को डिस्प्लेस कर नहीं सकती, कोल्ड एयर हैवी है, तो उसको धीरे धीरे उसके ऊपर ओवरराइड करने लग जाएगी। ओवरराइड मींस धीरे 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 एयर ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू हो जाएगी। जब एयर ऊपर को चढ़ती है तो आपको पता है ऊपर टेम्परेचर कम हो गया, ऊपर से एडियाबैटिक कूलिंग होगी। यहां वर्ड आप लिखोगे एडियाबैटिक कूलिंग ऑफ वार्म एयर। ये वर्ड लिखना जरूरी है क्योंकि आप ऑप्शनल में अपनी पकड़ और शब्दावली को दर्शा रहे हो, फ्लॉन्ट कर रहे हो। ठीक है, तो एडियाबैटिक कूलिंग होनी शुरू हो गई।
एडियाबैटिक कूलिंग के टाइम पे जब एयर ऊपर को ओवरराइड कर रही है तो आपको पता है ठंडी होनी शुरू हो जाएगी। ठंडी कभी भी एयर होगी, ठंडी एयर में क्या है, पानी को पकड़ने की क्षमता नहीं है, वो एयर को शेड, वो मॉइस्चर को शेड करेगी। जब भी मॉइस्चर को शेड करेगी तो सीरीज ऑफ क्लाउड विल बी फॉर्म्ड, और क्योंकि ये ऊपर को जाती जाएगी धीरे धीरे तो क्लाउड, मल्टीपल लेयर क्लाउड बनेंगे। अब यहां पे क्लाउड के स्पेसिफिक नाम, जब मैं ह्यूमिडिटी पढ़ाऊंगा, ऑल्दो आपके सिलेबस में क्लाउड मेंशन नहीं है, लेकिन मैंने कल बताया था आपको कि क्लाउड में फिर भी पढ़ाऊंगा कि आ सकता है, क्योंकि इन्होंने कंडेंसेशन शब्द इस्तेमाल कर दिया। जहां कंडेंसेशन हो गया वहां ड्यू भी पढ़ना पड़ेगा, फॉग भी पढ़ना पड़ेगा, क्लाउड भी पढ़ना पड़ेगा। तो हम क्लाउड को डिटेल में पढ़ेंगे, चाहे वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की परिभाषाओं को पढ़ें या ल्यूक हॉवर्ड की परिभाषाओं को पढ़ेंगे अवश्य। तो मल्टीपल क्लाउड्स पढ़ेंगे जिनके नाम मैं आपको आज बताऊंगा। तो आपके लेयर्स ऑफ क्लाउड बनेंगे, इन सबकी अपनी एक शब्दावली है ऑन द बेसिस ऑफ। अब क्लाउड को अभी डिटेल में नहीं जा रहा, एनसीईआरटी में भी दिया है, वहां पे भी पढ़ लेना, आपके नोट्स आपके बुक में दिया हुआ है सविंद्र सिंह में। तो क्लाउड को अभी एक छोटा सा आपको चीज बता देता हूं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑल्टीट्यूड दे हैव बीन नेम्ड। अगर क्लाउड बहुत नीचे है, काला घना बादल है, ऐसे क्लाउड का थोड़ा सा मैंने आपको पहले ही बता रखा है, नाम रखा हुआ है हम लोगों ने निम्बस क्लाउड। तो निम्बस मतलब रेन बियरिंग क्लाउड। तो ऐसा क्लाउड जो बारिश कर सकता है वो क्लाउड हमेशा नीचे बनेगा, यहाँ पे काला घना बादल। धीरे धीरे ऊपर की तरफ जितना ऊंचा क्लाउड होगा उसका नाम हो जाता है सीरस क्लाउड, तो ऊपर बनेंगे सीरस क्लाउड। तो सीरीज ऑफ क्लाउड विल बी फॉर्म। तो वार्म फ्रंट में एयर बहुत धीरे धीरे कोल्ड एयर के ऊपर ओवरराइड करती जाती है, कई दिन ले लेती है। तो मींस ऊपर एक सीरस क्लाउड आपको दिखेगा, नीचे सीरीज ऑफ क्लाउड होंगे। जब एयर ऊपर को ओवरराइड करेगी और सीरीज ऑफ क्लाउड बनेंगे तो लगातार बारिश होती रहेगी और कई दिनों तक बारिश होगी, क्योंकि एयर धीरे धीरे ऊपर की तरफ ओवरराइड कर रही है। तो कई दिन लग जाएंगे, 2-4 दिन लग जाएंगे, और इन 2-4 दिनों के अंदर बारिश होती चली जाएगी। लेकिन बारिश बहुत तेजी से नहीं हो रही। बारिश की जो स्पीड है, जैसे मैंने हिमाचल में आपको बताया था, क्लाउड बर्स्ट हो जाता है। क्लाउड बर्स्ट होने का मतलब अचानक से बहुत बारिश होना। अचानक से बारिश तब होगी जब अचानक से लिफ्टिंग ऑफ एयर होगा। अचानक से लिफ्टिंग ऑफ एयर तब होगा जब ऑरोग्राफिक बैरियर आ जाता है, कि अचानक से कोई ऐसा सरफेस आ गया जिससे टकराने के कारण एयर बहुत तेजी से ऊपर को उठी। क्योंकि एयर बहुत तेजी से ऊपर उठी तो क्लाउड फॉर्मेशन स्पीड से हो गया, मींस कंडेंसेशन अचानक से हो गया। अचानक से कंडेंसेशन मींस अचानक से बारिश, मींस क्लाउड बर्स्ट, मींस फ्लैश फ्लड्स। लेकिन यहां पे ये अचानक से कुछ नहीं हुआ, यहां ग्रेजुअल प्रोसेस है। इस स्लोप को देख के आपको इसकी स्पीड का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो वार्म फ्रंट के केस में क्योंकि एयर बहुत धीरे धीरे ओवरराइड करती है, तो सीरीज ऑफ क्लाउड विल बी फॉर्म एंड दी सीरीज ऑफ क्लाउड विल कॉज जेंटल प्रेसिपिटेशन। सी दी वोकैबुलरी, जेंटल प्रेसिपिटेशन on a larger scale, means on a large area, on and at a longer duration। तो 3 चीजें इंपॉर्टेंट है रेनफॉल के लिए, पहले क्लाउड के लिए फिर रेनफॉल। रेनफॉल का नेचर देखो, रेनफॉल विल बी जेंटल, रेनफॉल विल बी वाइड स्प्रेड, बहुत ज्यादा एरिया में रेनफॉल होगी। दूसरा, रेनफॉल की जो ड्यूरेशन होगी वो भी ज्यादा होगी, 1-2 दिन तक बारिश होगी। इसको मैं इंडिया की सर्दियों की बारिश के साथ कनेक्ट भी करूंगा। सिंपल वार्म फ्रंट का फंडा फिर से देखते हैं। चलो, हमने देखा कि हर फ्रंट के अंदर कुछ टेम्परेचर होता है, जैसे कोल्ड फ्रंट वार्म फ्रंट को पढ़ रहे हैं, उनका एयर प्रेशर, उनका विंड सर्कुलेशन सिस्टम, उनकी क्लाउड्स एंड प्रेसिपिटेशन के नेचर को समझा। दूसरी तरफ अब देखो, ये रहा आपका वार्म फ्रंट, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था एयर धीरे धीरे देखो ओवरराइड कर रही है। सीधी डायग्राम, सीरीज ऑफ क्लाउड, निम्बो स्टेटस। निम्बो मैंने बताया था कि जमीन के पास में, सरफेस के पास में जो क्लाउड बनते हैं निम्बो बनते हैं। ऑल्टो स्टेटस, ऑल्टो होते हैं मिडल ऑल्टीट्यूड क्लाउड, ये होते हैं लो लाइंग क्लाउड। ये होते हैं सीरस स्टेटस एंड सीरस आर हाई ऑल्टीट्यूड क्लाउड। तो सीरीज ऑफ क्लाउड विल बी फॉर्म, जमीन पे कोल्ड एयर, ऊपर की तरफ वार्म एयर। इस डायग्राम से देखो, ठीक है, सीरीज ऑफ क्लाउड, सीरस स्टेटस, ऑल्टो स्टेटस, निम्बस। निम्बस बारिश दे रहे हैं, ऑल्टो स्टेटस बारिश दे रहे हैं। इसके बाद बारिश बननी बंद हो जाती है, क्योंकि इतनी ऊंचाई से बादलों से अगर बारिश होती है तो जमीन पे गिरती भी नहीं है, हवा में ही ये छोटी छोटी बूंदे इवापोरेट हो जाती है। तो दिस विल बी द नेचर ऑफ रेनफॉल। ऑलराइट, इसका एक GIF डायग्राम देखो, सीधी डायग्राम। ये देखो एक एनिमेटेड वीडियो, हमने पहले भी देखा हुआ है।
This is how warm air will advance into the territory of cold air. You can write this line, warm air will advance into the territory of cold air. देखो again, let's see the diagram again. See, this is how series of clouds will be formed. See, nimbostratus, stratus, altostratus, cirrus stratus, series of clouds. कोल्ड फ्रंट का केस देखते हैं. अब कोल्ड फ्रंट के लिए जैसा मैं बताया था, कोल्ड फ्रंट पहले मैं समझा देता हूँ, फिर आपको डायग्राम दिखा देता हूँ. कोल्ड फ्रंट के केस में जैसे मैंने बताया कि ये एक जोन ऑफ कांटेक्ट है, जो फ्रंट है इस एंड पे आपका वार्म फ्रंट बन रहा है, बिकॉज वार्म एयर इज एग्रेसिव हेयर. On the rear end, we could observe cold front is there because cold air is aggressive. अब cold air के केस में अब आपको पता है cold air heavy है, भारी है, dense है. ये एयर एकदम से warm air के टेरिटरी में घुस गई. warm air बहुत लाइट थी, जैसे ही इसने warm air को पुश किया, warm air अचानक से बहुत तेजी से ऊपर की तरफ राइज करती है. एंड दिस इज द नेचर ऑफ क्लाउड. ये अचानक से एक बड़ा काला घना बादल बनेगा, बिकॉज कोल्ड एयर हैज इन्वेडेड इनटू द टेरिटरी ऑफ वार्म एयर. सिंस कोल्ड एयर इज डेंस, कोल्ड एयर इज हैवी, इट विल कॉज abrupt uplifting of warm air. Because of this abrupt uplifting of warm air, we could see nature of cloud will be cumulonimbus, काला घना बादल, जो आपको बरसात के दिनों में दिखता है, मीन्स मानसून के दिनों में दिखता है. तो cumulonimbus cloud will be formed, and this cloud will cause torrential rainfall. The nature of rainfall will be torrential. Torrent आपको पता है कि पानी की तीव्र गति को torrent बोला जाता है. torrential rainfall, जिसको हम बोलते हैं cloud burst like situation, या copious rainfall will be caused. So this will be the rainfall. But this rainfall, nature of rainfall, cloud का nature देख लिया, nature of rainfall देखो. nature of rainfall will be heavy rainfall. वहां पे थी gentle, heavy rainfall. रेनफॉल का ड्यूरेशन स्मॉल ड्यूरेशन. रेनफॉल का एरिया इतने से एरिया में, जहां पे बादल बना छोटा सा एरिया. जब हमने वार्म फ्रंट देखा था तो वी हैड ऑब्जर्व कि क्लाउड जो है मल्टीपल रेंजेस में और हाइट में बने, तो बड़े एरिया में क्लाउड फॉर्मेशन देखने को मिला. लेकिन यहाँ के केस में एक छोटे से एरिया में क्लाउड बना, तो ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल विल बी लेस, ड्यूरेशन विल बी लेस, एरिया विल बी स्मॉल एरिया, स्मॉल रीजन. तो दिस विल बी द डिफरेंस बिटवीन वार्म एंड कोल्ड फ्रंट. लेकिन चलेंगे साथ में, बनेंगे साथ में, चलेंगे भी साथ साथ. और ये सिस्टम एक तरफ धीरे धीरे बारिश होना, एक तरफ तेज बारिश होना, और ये पूरा सिस्टम आगे को चला जाएगा और किसी एक जगहों से गुजरेगा. अब देखो हिंदुस्तान की सिचुएशन, पहले कोल्ड फ्रंट का एक देख लेते डायग्राम. देखो, दिस इज हाउ कोल्ड एयर हैज इन्वेडेड इनटू द टेरिटरी ऑफ वार्म एयर एंड इट हैज कॉज्ड अब्रप्ट अपलिफ्टिंग ऑफ वार्म एयर. बिकॉज ऑफ दिस अब्रप्ट अपलिफ्टिंग ऑफ वार्म एयर, वी कुड ऑब्जर्व series of cloud in a short region has been formed, and these clouds has been named as cumulonimbus clouds, since these clouds are rain bearing and these are black in their color. Cumulus is heap of wool, heap of cotton. Nimbus means black cloud, rain bearing cloud. A heap of cloud will be formed in a single region, and this will cause torrential rainfall for shorter duration. And this is the nature of rainfall in the cloud. GIF में देखो, this is the cold front, cumulonimbus cloud. See the range of cloud, एक ही रीजन में इतना ऊंचा बादल, cumulonimbus cloud. All right. See, this is what will happen in the case of cold front. See how warm air, the red one is warm air, how it has been pushed by the cold air and it has caused abrupt uplifting of warm air. तो abruptness is there. तो ये जो प्रोसेस है, इसकी वजह से रेनफॉल का नेचर बिल्कुल बदल जाएगा. ऑलराइट, चलिए जी वापस एक बार सारी चीजों को देखते हैं. अब टेक्निकल, अभी तो सिंपल परिभाषा समझी, अब आ जाओ ऑप्शनल लेवल पे. अब फ्रंट की शक्लें देखो, ऐसे फ्रंट दिखाया जाता है. वार्म फ्रंट लाल रंग से दिखाया जाएगा. कलर आपके पास पेपर में तो ऑप्शन नहीं है कि लाल करे और नीला करे. आपने सिंपल पेन से इस तरह से राउंड कलर के गोले मार दिए, मीन्स आपने वार्म फ्रंट बना दिया. आपने ये ट्राइंगल बना दिए, मीन्स आपने कोल्ड फ्रंट बना दिया. जब ये फ्रंट एक दूसरे के साथ टकरा गए, स्टेशनरी फ्रंट ऐसे हो गया. कोल्ड एयर वार्म एयर, कोल्ड एयर वार्म एयर एक दूसरे के साथ टकरा गई. ऑक्लूजन अभी मैं आपको समझाता हूं. ऑलराइट जी, सिंपल कॉन्सेप्ट.
ये हो गए फ्रंट की टेक्निकल कि आपने बनाना कैसे। रीजन्स देखो, दुनिया में फ्रंट कहाँ बनते हैं आपको पता है, मिडल लैटिट्यूड। तो मिडल लैटिट्यूड में चाहे नदर्न हेमिस्फेयर का हो या सदर्न हेमिस्फेयर का हो, दोनों जगह फ्रंट बनेंगे। तो जहां पे ट्रॉपिकल मैरीटाइम एयर मास टकरा जाएगा, कोल्ड पोलर एयर मास टकरा जाएगा, वहां फ्रंट। तो देखो वार्म और कोल्ड फ्रंट के टकराने को लो प्रेशर सिस्टम में टकरा रहे हैं, एल मींस लो प्रेशर सिस्टम, क्योंकि यहां पे आपको पता है मिडिल लैटिट्यूड में क्या होता है, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, जो दो डिस्टिंक्ट एयर मासेस को अपनी तरफ वैक्यूम की तरह सक करके लेकर आता है। तो दीज आर दी रीजन्स ऑफ कोल्ड फ्रंट। और आप देखो पर्टिकुलरली हमने कहां पे दिखाया है, जनरली जहां पे जंक्शन है कॉन्टिनेंट और ओशन का, वहां पे बने। नॉर्वे के आसपास पे, तभी नॉर्वे का कंट्रीब्यूशन है। आपको पता है यूरोप में पूरे साल साइक्लोन आते हैं। ऑलराइट, लेट्स चेंज द कलर ऑफ द पेन नाउ। सी द अमेरिका विच इज इन फेमस फॉर दीज टाइप ऑफ टेम्परेट साइक्लोन्स। ये देखो मिडिल लैटिट्यूड, ये सदर्न हेमिस्फेयर के, ऑस्ट्रेलिया के पास, अंटार्कटिका के पास, ये देखिए चाइना के पास, ठीक है। ये इंडिया में भी आता है, आपको पता ही है, ये वाला टेम्परेट साइक्लोन। तो इस तरह से फ्रंट फॉर्मेशन होती है। तो फ्रंट हमने तीन समझ लिए, स्टेशनरी समझ लिया, कोल्ड और वार्म। अब समझेंगे ऑक्लूडेड फ्रंट क्या होता है। अच्छा, एक टेक्निकल टर्म फ्रंटोजेनेसिस जो शब्द है, ये टॉर टी वर्जन आपको कई जगह लिखा मिलेगा, टी नेम्ड एज टॉर, ये भी नॉर्वेजियन है, टॉर वर्जन का है। ऑलराइट, ये इनका नाम आपने याद रखना। मैंने हर चीज बोली है कि आपने शब्दावली, आपने जोग्राफर का नेम जरूर कोट करना है अगर अच्छे मार्क्स फेच करने। चलो लेट्स मूव टू दी ऑक्लूजन। ऑक्लूजन के कॉन्सेप्ट को समझो, फ्रंट के कॉन्सेप्ट को समझो। देखिए एक तरफ बना वार्म फ्रंट, एक तरफ बना कोल्ड फ्रंट, दोनों में प्रोसेस जो है वो अलग अलग है। एयर का तेजी से उठना, एयर का धीरे धीरे उठना, यही फर्क है। हो क्या रहा है एग्जैक्टली, जमीन पे तो कोल्ड एयर ही है ना, और ऊपर क्या चलेगी, वार्म एयर। वार्म एयर आपको पता है जब भी ऊपर जाएगी इसके साथ क्या होता है, एडियाबैटिक कूलिंग। दूसरी एडियाबैटिक कूलिंग से क्या होती है, रेनफॉल, मींस ह्यूमिडिटी का डिप्लीट होना। धीरे धीरे ये जो वार्म और मॉइस्ट एयर है ये ड्राई हो गई, और ये एडियाबैटिक कूलिंग की वजह से कोल्ड भी हो गई। तो मींस एक लाइन जिसके ऊपर जाके एयर कोल्ड हो गई और ड्राई हो गई, और जमीन पे तो पहले ही कोल्ड एंड ड्राई थी। तो ये जो लाइन थी, ये जो दीवार अभी तक हमारे बीच में थी, ये दीवार क्या थी, ये दो तरह के एयर मासेस को डिफरेंशिएट कर रही थी, दो तरह के। जब दोनों ही एयर मासेस कोल्ड हो गए, दोनों ही एयर मासेस ड्राई हो गए, तो हमें क्या पता कि यहां दीवार है। ऐसा लग रहा है कि पूरे दोनों कमरों में एक ही प्रकार की एयर है। ये दीवार तो वर्चुअल थी, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। तो मींस द फ्रंट विल फ्रंटोलाइसिस विल बी देयर, मर जाएगा फ्रंट। फ्रंट को डिफाइन कैसे किया था, इट इज अ जोन ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑन इट्स बोथ ऑफ इट्स साइड। वी कुड ऑब्जर्व डिस्टिंक्ट एयर मासेस in terms of their humidity, in terms of their temperature. But now the temperature of both the air mass is same. On the surface we could observe cold air is there. At the upper surface we could observe, because of the adiabatic cooling, this warm air has turned out into the cold air. Because since adiabatic cooling was there, cloud formation was there, precipitation was the outcome, we could see this warm and moist air has turned out into cold and dry air. And similar type of air we could observe at the surface also. Since at the surface and at the upper surface both of the air are having the same kind of properties, so we could see front is not there anymore. So this is the situation of occlusion. This is the situation of dying of front. This is the situation of frontolysis. Means after the formation of cold and warm front, after few days we could see these front will occlude, these front will die. So this is the thing. तो occlusion ऐसे आप समझिए। तो there are 4 type of front: stationary, cold, warm and occluded, और हर किसी के अपने ही कैरेक्टरिस्टिक्स है। ऑलराइट, अब देखो ऑक्लूजन फ्रंट, ऑक्लूडेड फ्रंट ऐसे दिखाया गया कि जो है धीरे धीरे एयर एक ही कैरेक्टर की हो गई। डन है जी। देखो अब चारों फ्रंट को एक बार रिविजिट करते हैं। ये आपका कोल्ड फ्रंट, इन विच कोल्ड एयर, अब इनके ना स्लोप एंगल में डिफरेंस होता है। जब आप टेक्स्ट पढ़ोगे तो कोल्ड फ्रंट में स्लोप एंगल होता है 1:50, मतलब 50 किलोमीटर के बाद 1 किलोमीटर की ऊंचाई पे वार्म एयर मिलेगी। लेकिन
वार्म फ्रंट के बाद में होता है 200 मीन/1। 200 किलोमीटर के बाद 1 किलोमीटर की ऊंचाई पे आपको वार्म एयर मिलेगी। मीन्स वार्म एयर 200 किलोमीटर लग गया उसको 1 किलोमीटर जाने में। कोल्ड फ्रंट में 50 किलोमीटर में 1 किलोमीटर का डिस्टेंस वर्टिकल ट्रेवल हो गया। तो मीन्स एब्रप्ट राइज ऑफ एयर। तो ये एब्रप्टनेस आपको स्लोप एंगल से देखने को मिल रही है। यहां पे स्लोप एंगल देखो, यहां पे देखो, अब आपका स्टेशनरी फ्रंट, टू एयर मासेस आर जस्ट कोलाइडिंग अगेंस्ट ईच अदर। इसलिए मैंने बोला जो क्लाउड फॉर्मेशन होगा वो एक नैरो बैंड में होगा जहां पे कोलिजन हो रहा होगा। ऑक्लूजन मींस दोनों फ्रंट एक दूसरे से अब खत्म होने लगे, ऊपर भी कोल्ड एयर नीचे भी कोल्ड एयर, फ्रंट इज नॉट एग्जिस्टिंग एनीमोर। तो दिस इज द फ्रंटोलाइसिस। तो दिस इज हाउ फ्रंट विल बी फॉर्म्ड, दिस इज हाउ फ्रंट विल डाई समडे। अब दुनिया की कुछ जगहें हैं जहां पे फ्रंट मिलते हैं। ये टेक्स्ट आपके ये जो डायग्राम है इस तरह से आप पेपर में दर्शा सकते हो ज्यादा नंबर लेने के लिए। ये प्रेजेंटेशन के ऊपर मैंने काम किया। तो प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फेचिंग गुड मार्क्स। कॉन्सेप्ट इज वन थिंग। तो हमें मार्क्स लेने के लिए क्या लिखना है, करना है, लिख लो एक जगह। मार्क्स लेने के लिए वी शुड हैव कंसेप्चुअल क्लैरिटी। अगर आपके पास ये है, मार्क्स लेने के लिए दूसरी चीज हमको क्या चाहिए, ज्योग्राफिकल वोकेबलरी मीन्स टर्मिनोलॉजी ऑफ ऑप्शनल। तो ये जो क्लाउड के अलग अलग नाम बोल रहा हूं, जब मैं फ्रंट टेम्परेट साइक्लोन पढ़ाऊंगा तो मैं विंड डायरेक्शन अभी मैंने टच नहीं किया, क्योंकि एक साथ इतना हैवी मैं आपको देना नहीं चाहता। हम लोग लेयर वाइज चलेंगे ना। अगर मैं कोशिश करूंगा यार आज ही मैं आपको जो है सारा समझा के निकलूंगा, कुछ नहीं समझ आएगा। मैंने जीएस के रेफरेंस बार बार ले रहा हूं क्योंकि मैं जीएस में आपकी नींव रख चुका हूं। अब मैं एक लेवल ज्यादा बोल रहा हूं, मैं टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा हूं, अब मैं ज्योग्राफर के नाम यूज कर रहा हूं। तीसरे पार्ट में मैं आपके साथ एक लेवल और ऊपर जाऊंगा जब मैं विंड डायरेक्शन और ज्यादा विजुअलाइजेशन की बातें करूंगा। तो हमने अच्छे मार्क्स लेने के लिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, टर्मिनोलॉजी एंड डायग्राम्स। नंबर 4, ज्योग्राफर्स के नेम। ये हमेशा याद रखना, हर क्वेश्चन के अंदर ये रेप्लिकेट करना है। हाउ टू गेट गुड मार्क्स, तो इन चीजों पे ध्यान रखना। लास्ट पार्ट स्ट्रक्चर तो है ही हमारा, तो स्ट्रक्चरिंग में आप चीजें लिखोगे ताकि कुछ छूट ना जाए। कि परिभाषा लिख ली, क्लासिफिकेशन लिख ली, प्रॉपर्टीज लिख ली, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी फॉर्मेशन में आती है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो गई, ज्योग्राफर कोड कर दिए, हाँ भाई विलियम्स कर दिए, हाँ भाई सॉलबर्ग कर दिया, हाँ भाई बर्जन कर दिए, तो ये सारे ज्योग्राफर भी कोड कर दिए। डायग्राम सीख लिया, हाँ जी सीख लिया। तो ये सारी चीजें। ऑलराइट, सिग्निफिकेंस क्या है फ्रंट की, सिमिलर सिग्निफिकेंस जो आपके टेम्परेट साइक्लोन की है। क्या करेंगे जी, फ्रंट जो है बारिशें करेंगे, बारिश करेंगे तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट करेंगे। मोर ओवर बारिश करेंगे तो ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट भी बनेगा। क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ चुके हो आप क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन। फ्रंट के कारण ही हिंदुस्तान में नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आते हैं ना। ये क्या है, यही तो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। तो फ्रंट की वजह से यूएसए के अंदर इतनी बारिश है, कैलिफोर्निया में, कभी टेक्सास तक, क्या है, फ्रंट का आना। तो मींस फ्रंट वहां पर भी है। तो फ्रंट पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पे अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेस कर रहे हैं, और इनके कॉन्सिक्वेंसेस 101% वही हैं जो अपने टेम्परेट साइक्लोन के। देखो एक ही पेपर में ना तो टेम्परेट साइक्लोन फ्रंट दोनों नहीं आएगा, ना एयर मास आएगा। अलग अलग टॉपिक, 2 क्वेश्चन आने क्लाइमेटोलॉजी से, दोनों अलग होंगे। तो आपने एग्जाम्पल एयर मास का आ जाए, मेजरली एयर मास में भी फ्रंट वाले जाते हैं, आपका एग्जाम्पल फ्रंट का आ जाए, आपका एग्जाम्पल टेम्परेट साइक्लोन, सिग्निफिकेंस ऑलमोस्ट सेम आ जाएंगे। क्लाइमेटिक कि भाई ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट है जी, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज है, फ्रंट के कारण यूएसए पे इंपैक्ट जरूर लिखने हैं फ्रंट के, ठीक है, क्योंकि यूएसए में बहुत ज़्यादा फ्रंट के इश्यूज हैं, क्योंकि टेम्परेट लैटिट्यूड है। कनाडा में फ्रंट के बहुत ज़्यादा कंसर्न्स है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखनी है, आपके टेक्स्ट में मैं लिख के दूंगा। बहुत अच्छे आपके नोट्स प्रिपेयर हो रहे हैं, और ये आपका कंटेंट वाइज बहुत एनरिच्ड है, बहुत एनरिच्ड। ऑलराइट, पूरी तरह रिलाय करो, रट्टा लगाओ पेपर के लिए। कॉन्सेप्ट एक बार समझ आ गए, चीजें धीरे धीरे 2-3 बार रिवीजन करोगे, मैंने आपको लगातार आंसर राइटिंग करवानी है, आपकी चीजें सेटल डाउन होना शुरू हो जाएंगी। डन है जी। तो इतना ही करते हैं, एक बार मैं फिर से सिलेबस दिखा लेता हूं। आज के 2 लेक्चर जो हमारे एयर मासेस और फ्रंट पे छोटे छोटे 2 क्लिप्स में कन्वर्ट किया। एयर मासेस और फ्रंट को हमने समझा है, उनके कॉन्सेप्ट को समझा, उनकी क्लासिफिकेशन को समझा, उनके प्रॉपर्टीज को समझा, जो इन्होंने नहीं लिखा वो भी समझा, फॉर्मेशन भी समझा, इनके रीजन्स भी समझे कहां पे आते हैं, इनके डायग्राम्स भी समझे, ज्योग्राफर भी समझे। कल मैं जो आपको पढ़ाऊंगा एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट साइक्लोन, टॉर्नेडोज एंड थंडरस्टॉर्म। थंडरस्टॉर्म लास्ट में करेंगे क्योंकि अपने आप में स्टैंड अलोन कॉन्सेप्चुअल चीज है, हल्का नहीं है। उसके बाद फिर एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर के ऊपर ले जाऊंगा। डन है जी। एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर भी बड़ा है, ह्यूमिडिटी अपने आप में हैवी है, कंडेंसेशन के कई सारे कैरेक्टर हैं, ये हैवी है।
फिर उसके बाद प्रेसिपिटेशन अपने आप में एक स्टैंड अलोन है, वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेसिपिटेशन भी एक स्टैंड अलोन है। लास्ट लेक्चर अपना कोपन क्लासिफिकेशन जैसा मैंने बोला था 5 लेक्चर में खत्म करेंगे। ऑलराइट, चलिए जी, थैंक्स अ लॉट।